आज के हमारे एग्जिमप्रेन्योर शो के अंदर हमारे साथ हर्ष दवे हैं जो अहमदाबाद से हैं। हर्ष बहुत ही अलग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और उन्होंने एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं वो अपने फैमिली बिजनेस सेकंड जनरेशन बिजनेस में। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड्स। इन्होंने अभी एक्सपेंशन किया है और एक्सपेंशन के दौरान उन्होंने अपने देश की हदें मिटा के दूसरे देश में आगे लाए हैं अपनी प्रोडक्ट। और उनकी प्रोडक्ट और उनके एक्सपोर्ट कैसे किया, ये सारी बातें हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज की प्रोडक्ट हमारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो ये प्रोडक्ट एक नई प्रोडक्ट है। आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हर्ष, प्लीज वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर हियर। या नाउ हर्ष काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं, IIIM के साथ हैं वो। और जब भी वो कहीं पे अटकते हैं या कुछ खुशखबरी भी देनी है इनको, तो हमारे फैकल्टी मेंबर्स को मिलते हैं, हमारी ऑफिस में आते हैं। सो मिलजुल के हम लोग इनका प्रोग्रेस देखा है हमने, और उनके आवाज़ में सुना भी है द एक्साइटमेंट दैट ही हैड। सो वी विल नाउ हियर straight from Harsh. So, as ma'am introduced, we are Shraddha Associates. It's a family business. Shraddha Associates. Shraddha Associates. So, yeah. So हम oil and gas industry में है, and we manufacture oil field chemicals. And You manufacture oil field chemicals. oil field chemicals क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। ये वो chemicals है जो ऑयल जो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है, जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं, जो प्रोसेस रहती है उसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं। एंड इन दो स्टेजेस देयर आर बहुत सारे प्रोसेसेस में कुछ कुछ केमिकल्स जो स्पेशलिटी केमिकल्स कहलाए जाते हैं, जो मिनरल्स कहलाए जाते हैं, और जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब एड हॉक नहीं कह सकते, वेरी कस्टमाइज्ड केमिकल्स होते हैं जिनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं और जो यूज होते हैं। सी ये चीज़ें ऐसी है, जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल। हाँ, आज अगर हम यूजुअली देखते हैं कि कोई भी सोसाइटी बनती है तो फॉर जनरली वो बोर, पानी का बोर ड्रिल होता है, राइट? सो आज जब भी इकोनॉमी के अंदर क्रूड चाहिए, हम देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए, क्रूड ऑयल के रेट घट गए, सऊदी ये कर रहा है, रशिया वो कर रहा है, यूएसए में ट्रम्प साहब कुछ और कर रहे हैं। सो इकोनॉमी के अंदर पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल एक बहुत अहम हिस्सा होता है, और वो क्रूड ऑयल जो हम पाते हैं वो प्रोसेस इज सिमिलर टू हम जब सोसाइटी का बोरवेल ड्रिल करते हैं। हाँ, सही बात है। तो क्या होता है, हम क्यों बोरवेल ड्रिल करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि आज 300 फीट पे या 500 फीट पे पानी का एक लेयर है। हाँ। हम ऊपर से नीचे बोर ड्रिल करेंगे, पाइप्स ले करेंगे, हम उसमें हम सबमर्सिबल पंप रखेंगे या ऊपर से हम कोई भी पंप रखेंगे, और वो पंप जब हम चालू करेंगे तो वो लेयर की पानी की लेयर में से वो पानी ऊपर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे ऑयल वेल ड्रिल होते हैं। अच्छा, ऑयल ड्रिल करने कभी-कभार दिखा है कि डेजर्ट में होते हैं, रण में होता है, या फिर ओशन में होता है, सी में, दरिये में भी होता है। डेफिनेटली सही बात है। हम जब देखते हैं कि वो 300 फीट पे या 500 फीट पे पानी का लेयर होता है या पानी का रिजर्वॉयर होता है, हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल रहती है, हम रिजर्वॉयर कहते हैं उसको। तो वैसे ही अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत सारे एरियाज के अंदर कुछ कुछ रिजर्वॉयर्स रहते हैं, और वो रिजर्वॉयर्स की भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम उसको ड्रिल करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस रहता है ड्रिलिंग का। उसके पहले तो उसका स्टडी रहता है, 3D स्टडी रहता है, सेस्मिक स्टडीज रहते हैं, उसका ऊपर से सारे ग्राफ्स आते हैं, पता चलता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट बेड है, लाइमस्टोन बेड है, क्या है, कहाँ से क्या अप्रोच किया जा सकता है, बहुत सारा टेक्निकल वर्क जाता है उसके अंदर। उसके बाद एक प्लान बनता है कि ओके हम यहाँ से ड्रिल करेंगे, हम 3000 मीटर जाएंगे या 1000 मीटर जाएंगे। हम पानी का बोर होता है फीट में होता है, 300 फीट 500 फीट ये मीटर या, और ये हमारा मीटर में होता है। सो द इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस सब्सटेंशियली। तो जब ये ड्रिलिंग का प्रोसेस रहता है, वहां पे ड्रिलिंग मड होता है।
मड क्यों होता है कि आज हम जब छोटे थे, हम जब साइंस पढ़ते थे, तब हमें पता था कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसके एकदम कोर के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट है, जो उसका हाँ, क्रस्ट बहुत गर्म रहता है, और जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रहता है अर्थ तो क्रस्ट वो के नीचे, लिक्विड। तो इन ऑर्डर टू जब ड्रिलिंग की प्रोसेस आसानी से रहे, प्रॉपर रहे, उसके लिए हम एक मड को सर्कुलेट करते हैं। ओके। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है अच्छा, वैसे कंटिन्यूअसली, मड अंदर। वैसे ही पूरी बड़े-बड़े मोटर्स रहते हैं, और वो मोटर्स की सहायता से पूरा मड का सर्कुलेशन रहता है, कि जहाँ से वो जो 2000 मीटर नीचे ऑयल का वेल ड्रिल होता है, वहाँ से उसके जो कटिंग होते हैं, वो उसको वो लेके ऊपर आए। आता है। तो ओके। हमारा ब्लड भी वही करता है, जहाँ से भी कुछ चीज़ें खराब हो चुकी होती है उसको प्योरीफाई करता है। हमारा जब फ्रैक्चर होता है तब अगेन वो ब्लड उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स व्हाटसोएवर जो भी बायोलॉजिकल काम रहता है ब्लड का, वो वो और ब्लड करता हाँ, है। सिमिलरली जो केमिस्ट्री का काम मड करता मड है, करता उसके है। लिए हम मड यूज़ करते हैं। सो वो रहा हमारा पहला थिंग, जिसके अंदर अगर हम हमारे व्यूअर्स के हिसाब से जो इम्पोर्टर्स है या एक्सपोर्टर्स है, प्रोस्पेक्टिव इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हो भी सकते हैं, उनको कहा कहने के लिए अगर मैं कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स बोलूँ, जो मिनरल्स होते हैं, वो हेमेटाइट होते हैं, बेराइट होता है, बेंटोनाइट होता है, कैल्शियम बेंटोनाइट, कैल्शियम यस। कार्बोनेट होता है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर, और हमारे कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, उसका पूरा एक मड बनता है। अब वो मड भी आपने जैसे बोला कुछ दरिया में होते हैं, कुछ रेगिस्तान में होते हैं, कुछ हमारे इधर हम अहमदाबाद में है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर भी अहमदाबाद मेहसाणा के के पास या है, हाँ। मेहसाणा के पास है, अंकलेश्वर है, बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे क्रूड ऑयल ऑन शोर, शोर के मतलब ऑन लैंड होता है। अब जब आपने दरिया कहा तो उसको हम ऑफशोर कहते हैं। अच्छा, तो ऑन शोर का सिस्टम अलग रहता है, ऑफशोर ऑफशोर का के सिस्टम सिस्टम अलग अलग। रहता है। तो हर एक सिस्टम के हिसाब से हम हमारे केमिकल्स स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है। तो वो था, जैसे हम ड्रिलिंग की बात किए तो वो पहली प्रोसीजर होती है। अब ड्रिलिंग तो हो गया, ड्रिलिंग होने के बाद जो क्रूड ऑयल है वो आसानी से आएगा तो नहीं, क्योंकि वो ट्रैप होता है रिजर्वोयर के अंदर। उसके बाद प्रोसेस लगती है फ्रैक्चरिंग की। तो आज जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हमारे पास बाइक होती है या कार होती है, हम टायर का प्रेशर बुक लग कराते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई 32 का प्रेशर रखो, या 28 का प्रेशर रखो, 35 का प्रेशर रखो। तो वो प्रेशर होता है पीएसआई, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर पर स्क्वायर इंच। जब हम हाइड्रो फ्रैक्चरिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारी प्रोपेंट्स लगती है। अब प्रोपेंट्स 2 से 3 टाइप की रहती है। लो स्ट्रेंथ प्रोपेंट रहती है, जो नॉर्मल नेचुरल सैंड है वो, अगेन उसका एक स्पेसिफिक ग्रेड रहता है, उसकी पूरी क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस रहता है, उसके टेस्टिंग पैरामीटर्स रहते हैं। उसके ऊपर का कैटेगरी आता है इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ प्रोपेंट, उसकी स्ट्रेंथ लो स्ट्रेंथ से कुछ ज़्यादा होती है। उसके ऊपर एक हाई स्ट्रेंथ प्रोपेंट आता है, उसकी स्ट्रेंथ उससे भी ऊपर रहती है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर से कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने है अभी फ़िलहाल, इट्स एन इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ प्रोपेंट। दिस इज़ एन इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ प्रोपेंट जो यूज़ होता है। इसको हम जब हमने पीएसआई का बात किया, और हम जब कहते हैं कि भाई 32 पीएसआई या 25 पीएसआई, जब हम हाइड्रो फ्रैक्चरिंग करते हैं तब वो पीएसआई चला जाता है 5000 पीएसआई, 7000 पीएसआई। तो उतने प्रेशर से वो पंप होता है पूरा। ओके। तो इसको हम अगर देखने जाए तो आपको पता चलेगा कि राई के दाने और से इसके भी अंदर हाँ, कोई कोई फर्क कोई नहीं है, डिफरेंस नहीं है। देखने में कोई फर्क नहीं है। हाँ, सही पर बात है। जब हम टेस्ट करते हैं तब ये इतना सा प्रोडक्ट इसके ऊपर 5000 7000 पीएसआई का प्रेशर भी रेजिस्ट कर सकता है। अच्छा, अच्छा। दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के ऊपर आप 5000 पीएसआई का प्रेशर प्रेशर रखोगे रह सकते तो हैं। इसको अभी कुछ इसका ज्यादा नाम भी नहीं होगा। दोबारा बता दीजिए। इसको कहते हैं हम इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ प्रोपेंट, उसको शॉर्ट फॉर्म होता है आईएसपी, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ प्रोपेंट। प्रोपेन प्रोपेंट प्रोपेंट। ओके। प्रोपेंट का मतलब है प्रॉपिंग एजेंट। ओके। वो चीज होती है जो कुछ भी चीज प्रॉप करती है। तो अच्छा। तो ये जो हमने फ्रैक्चरिंग का हाँ, कहा, हाँ, हाँ, तो जब हम प्रेशर से उसको पंप करते हैं तो हाँ। अंदर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होता है, हाँ। और ब्लास्ट होता है जब हमने आगे भी बोला कि अंदर तो प्रेशर होता ही है, तो ब्लास्ट होने के बाद सब बंद ना हो जाए उसके लिए वो हम इसको पंप करते हैं। ओके। तो ये प्रोपिंग एजेंट क्या करता है, प्रोपिंग एजेंट वो फ्रैक्चर्स में जाके बैठ जाता है और उसको कोलैप्स नहीं होने देता, उसको बंद अच्छा, नहीं होने। बंद नहीं तो होने इसका देते। ये टेक्निकल यूज होता है
कि ऑल हम क्यों राइट। इसको यूज़ करते हैं। तो कुछ हाइड्रोफ्रैक्चरिंग की प्रोसेस में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है, या ऑल उसको मैं राइट। प्रोडक्ट कहूँगा, इट्स नॉट अ केमिकल, इट्स अ प्रोडक्ट जो हम्म। यूज़ होता है। उसके साथ-साथ केमिकल्स में फॉर्मर्स होते हैं, कोरोजन इन्हिबिटर्स होते हैं, जो चैप्टर 28, 27 को बिलॉन्ग करते हैं। और उसका जो हम ड्रिलिंग के अंदर मड बनाते हैं, इसका हम जेल बनाते हैं। ओके। ये प्रोडक्ट के अंदर गुआर गम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, जो इस प्रोडक्ट के अंदर, ये प्रोसेस के अंदर, आई प्रोसेस एम के सॉरी, अंदर, हाँ, ये ओके। प्रोसेस के अंदर गुआर गम यूज़ होता है, गुआर गम के डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं। ऑल राइट। उसके ऊपर गुआर गम को कुछ ज़्यादा प्रोसेस करके उसका कोई एक नया फॉर्म जो होता है, वो यूज़ होता है। ऑल तो राइट। जब गुआर गम की बात आती है और जब हम इंडिया में बैठे हुए हैं, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स प्लेयर ऑफ ऑफ गुआर फॉर गम। गुआर गुआर। तो ये चीज़ हम हमारे लिए बहुत प्राइड की है कि आज पूरी दुनिया इंडिया को देख के कहती है कि ऑयल एंड गैस में से को कि गुआर तो हम इंडिया या से ही इंडिया से लेते ही हैं। लेने वाले हैं। अच्छा हर्ष, अभी हमें एक बात बताइए कि आपको तो ये फैमिली बिजनेस था, हुँ, तो आपकी प्रोडक्ट तो रेडी थी, मतलब हुँ। यही प्रोडक्ट पे काम करना या है, बहुत आसान हो गई आपके लिए। यस। देन सेकंड, योर फैमिली इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग आल्सो, हुँ। सो सप्लायर भी आप ही बने। नहीं, अच्छा, सप्लायर मैं नहीं था। ओके, तो कौन था तो सप्लायर? ये जो चीज़ है, तो इसमें मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि मेरा फैमिली बिज़नेस था, एक सेटअप रेडी था, पर मैं रेडी नहीं था। उसके पीछे का रीज़न ये है हाँ। कि आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। मैंने ऑल मेरा राइट। बीबीए, एमबीए और एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने मेरा मास्टर्स किया हुआ है। ऑल राइट। ये सारी चीज़ें फ़ॉर्च्यूनेटली, अनफ़ॉर्च्यूनेटली सारी टेक्निकल है। तो पहले तो मुझे टाइम लगा कि मैं खुद ये प्रोडक्ट को पहचानूँ, जानूँ। हाँ, समझे, जैसे अब नाम है इसको समझाया हाँ, वही। तो इसको स्टडी करने के लिए प्लस इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये हम्म। जो भी मैंने आगे का आपको डिस्क्रिप्शन दिया, वो मैं खुद पढ़ा पहले। ओके। फिर कैसे जाके रिसर्च किया आपने ये प्रोडक्ट के बारे में? गूगल तो है ही, पॉइंट हाँ। नंबर 1 गूगल है। और जब हम गूगल करते हैं, तब बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स रहते हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ रहती है जो इसके ऊपर उनके फ्री पब्लिशिंग्स होते हैं। हम्म। तो अब जैसे हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने थोड़ा ऑयल एंड गैस का ज्ञान शेयर किया, वैसे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ही ऑनलाइन जो लोग देख सकते हैं, उनसे उनको बेसिक नॉलेज आ सकता आ है। सकता है। बेसिक नॉलेज आता है, फिर वो बंदे की गट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके। और ये टाइम पे मेरा मास्टर्स भी मुझे काम में आया, और इसके साथ-साथ इट वाज़ अ चेरी ऑन द केक, मतलब सोने पे सुहागा हुआ ट्रिपल आईईएम का कोचिंग। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप का तो मेरा था ही तो वो। पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ, था, सो वो जो कैसे करना है, क्या करना है, करना ही है। करना ही है, वो तो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर्स में ही आ गई आ थी। गई थी। ट्रिपल आईएम ने क्या किया, वो एक डायरेक्शन दिया, क्योंकि ये चीज़ अगर करना है और अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ही करना है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जैसा कुछ होता है, उसको अब इस एंगल फॉरेन से, ट्रेड पॉलिसीज सारी डीजीएफटी की वेबसाइट पे मिलती है। या और उसको हम स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे हमको सारी चीज़ें मिलता है, बेसिक क्या-क्या मैंडेटरी चीज़ होती है, हम्म। क्या-क्या सपोर्टिंग्स रहते हैं, क्या रूल्स, रेगुलेशंस क्या रहते हैं, उसके ऊपर आइडिया आता है। तो वो ट्रिपल आईईएम वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, जब मेरे ऑल राइट। मास्टर्स के बाद की बात थैंक करूँ यू तो। सो मच। हर्ष, जैसे आपने बोला आपका फैमिली बिजनेस ये था और आप रेडी नहीं थे, हुँ। सो इज इट, कैन आई से दिस वे दैट आपने ये रिसर्च करके अपने फैमिली बिजनेस को इंडिया की बाउंड्रीज से बियॉन्ड ले गए, अ, एक्सपैंड किया आपने? ऐसा हम कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, उसके पीछे के रीज़न है। हम्म। ये बिज़नेस मेरे एल्डर्स ने स्टार्ट किया था, तो वो एल्डर्स, हर एक बंदे की लिमिटेशंस होती है। हम्म। तो वो मेरे जो एल्डर्स हैं, उनकी लिमिटेशंस ज्योग्राफिकल रीजन्स के बाहर की रीच नहीं थी। नहीं थी, तो ओके। आज हम जब देखते हैं कि बायर ढूँढे तो कैसे ढूँढे, हाँ। उसकी श्योरिटी है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है। एंड वर्स्ट थिंग इन ऑयल एंड गैस इज़ कि आपका खुद का हर एक इंक्वायरी या हर एक टेंडर कहा जाए या इंक्वायरी कहा जाए, उसके इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज़ रहते हैं। तो यू एज़ अ कंपनी, आज जब हम कंपनी हैं, तो हमारे कुछ-कुछ क्राइटेरियाज़ पे हमें खरे उतरना पड़ता है। ओके, सम तो क्वालिटी पैरामीटर्स। नहीं, आपका फाइनेंशियल्स रहता है, ओके। आपका एक्सपीरियंस रहता है, ओके। आपने अगर ये प्रोडक्ट देना है, तो आपने आगे कितनों को दिया है, हम्म। उसका पूरा हिस्ट्री रहता है। कोई अगर टेक्निकली डेवलप्ड प्रोडक्ट है,
तो उसका क्या रिसर्च पैरामीटर्स है, वो सारे देने को रहते हैं। तो इट्स अ टीडियस प्रोसेस। आज जब मैं ओएनजीसी का या ऑयल इंडिया का जो भी इंडिया के जाने माने एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज है, उनके अगर मैं टेंडर्स की बात करूँ तो उनके टेंडर्स 200-300 पेजेस के होते हैं। उसको पूरा स्टडी करना पड़ता है। हम्म, उनके अंदर उनके इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज रहते हैं, उसको स्टडी करना पड़ता है। तब जाके पता चलता है ओके मेरे पास 10 चीज़ों में से 6 चीज़ है, तो 4 चीज़ चार नहीं है। लेनी है हमें, तो कैसे तो ले? 4 लेने के लिए वी नीड टू वर्क, तो वो तो तो टेंडर कई हाथ से बार, गया है। हाँ, कई बार वो 6 महीने भी लग जाते हैं, हाँ, कई तो बार साल लॉन्ग भी। जेस्टेशन पीरियड बहुत रहता है। अच्छा हर्ष, एक चीज़ मुझे बताइए, आपने ये बोला कि एस्टैब्लिश आपने आपके फैमिली ने किया, हुँ। बाकी का पढ़ना, बाकी का रिसर्च आपने शुरू किया। अब ये जो आपका बिजनेस है, इज इट बायर बेस्ड और टेंडर बेस्ड? इट इज़ रिक्वायरमेंट बेस्ड। आज हमारा बायर का जो टेक्निकल टीम है, उसको कहीं पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चलती रहती है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आज आईफ़ोन का नया मॉडल आया, उसने कुछ अपडेट किया, आगे के सारे मॉडल्स का वैल्यू कम हो गया। हाँ, सिमिलरली आज ऑयल एंड गैस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर्ल्ड वाइड चलती रहती चलती है। रहती है। आज उसके अंदर कोई भी एक नया रिसर्च आया, जैसे हम गुआर गम की बात करें, आपको एक एग्ज़ाम्पल की और, हम्म, तो गुआर गम के बाद उसके सीएमएचपीजी आया, हम्म, उसका जो हाइड्रोक्सिल वैल्यू होता है, गुआर गम का एक और ज़्यादा वेरिएंट आया, उसके ऊपर और ज़्यादा प्रोसेस करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को और एनहांस किया गया। तो और साथ पर साथ रिजर्वोयर भी डिप्लीट होते रहते हैं। हम देखते हाँ, हैं ऑनलाइन आता रहता है कि भई कुछ सालों के बाद ऑयल बाद नहीं ऑयल रहेगा। नहीं रहेगा, दैट हाँ। मीन्स व्हाट कि आज जितना ऑयल है वो कम हो रहा है। तो जभी भी कोई चीज़ कम होती है तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत बढ़ते हैं। ज़्यादा। तो उसके लिए भी रिसर्च चाहिए होता है। तो कोई भी रिसर्च बढ़ता है, हमारे क्लाइंट्स का टेक्निकल डिपार्टमेंट उसको एक्सेस करता है। हम्म, वो उसके फील्ड के ऊपर कुछ ना कुछ टेस्ट करता है। तब जाके पता चलता है ओके अभी तक जो ये ले रहे थे, ओके इट वाज़ ठीक, ओके नो प्रॉब्लम इन दैट। पर अब से हमको ये चाहिए। हम्म, तो स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। सॉलिड प्रोडक्ट लेते थे तो लिक्विड पे चले जाते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट लेते हैं तो सॉलिड पे चले जेल जाते पे हैं। चले जाते हैं। या सो कुछ ना कुछ सो एडवांसमेंट होता रहता है। रिक्वायरमेंट तो सही है, आपने जैसे बोला कि रिसर्च के हिसाब से द फॉर्म चेंजेस, मे बी द केमिकल हुँ, कॉम्पोजिशन चेंजेस, केमिकल का ये कॉम्पोजिशन ये ना रहा, दूसरा हो हुँ। गया, या फिर फॉर्म दैट इज द लिक्विड स्टेट और जेल स्टेट, वॉट, ये सही बात है। पर ये बताता कौन है? ये ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं आपको, मतलब आपको टेंडर लेके करना है कि कोई एक पर्टिकुलर बायर, जैसे रिलायंस, तो आपको बायर मिल जाता है कि आपको टेंडर से ही काम करना होता ऑयल एंड है? गैस इंडस्ट्री के अंदर बहुत लिमिटेड एंड यूज़र्स है। हाँ, तो हाँ। जब हम एंड यूज़र की बात करते हैं तो हुँ, बहुत लिमिटेड है। मैं गिनने चालू करूँगा तो पूरा दुनिया को ऐड करूँगा तो 100, 150, 150 मैक्सिमम मिलेंगे, 200। हाँ। अब उसके अंदर भी मैं कुछ ही बंदों को रीच कर पाऊँगा या ट्रू। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर रहेगा। आज मैं अर्जेंटीना नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज अलग है। मैं फ्रेंच डोमिनेंट कंट्रीज़ में नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन, उनका लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अलग है। तो इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन की मैं कंपनीज़ को मैं टारगेट करूँ तो बहुत लिमिटेड हुँ, कंपनीज़ हुँ, रहती है। हुँ। इंडिया के अंदर वेरी लिमिटेड, इवन वेरी लिमिटेड। और मेरे फैमिली बिज़नेस ने फ्रॉम 30-35 इयर्स उतना कवर इंडिया को तो पूरा कर ही लिया है। अच्छा, वेरी गुड। तो जो मेरा टास्क था वाज़ अब इनसे आगे क्या? आगे क्या? इनसे आगे फिर हमने एमएनसीज़ को टारगेट किया, एमएनसीज़ को हम रीच किए। उनके साथ जो हम पहले एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, उनके पास फिर हमने पूरा उनके साथ प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया। तब पता चला कि भई इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और स्कोप क्या रहता है। आज कोई एक प्रोडक्ट दो और उसके साथ पूरा प्रोजेक्ट बेस बैठते हैं, तब उनका भी वैल्यू हमारे लिए बढ़ता है, हमारा वैल्यू उनके सामने उनके साथ बढ़ता है। रहता है। और वो एक्सपीरियंस को हम ग्लोबल लेवल पे जब शोकेस हुँ, करते हैं, हुँ, तब जो मैंने आपको बताया था कि जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहते हुँ, हैं, उसमें बहुत सारे स्ट्रेंथ आ जाते हैं। आज अगर मैं यही प्रोडक्ट की बात करूँ जो हमारे सामने है, हुँ। उसको बिड करके उसको पाने में मुझे 4 साल लगे। वॉव! और हम लोग कभी सोचते हैं कि हम कब एक्सपोर्टर बनेंगे, मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, मुझे बायर नहीं मिल रहा है, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, एंड वी बिकम इम्पेशेंट। यस, सो दिस इम्पेशेंस, ये जो हमारे में होनी चाहिए, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की इंडस्ट्री में बहुत ही आपको धीरज रखनी है। या जैसे दीपक सर हर हमेश कहते हैं
कि एक धीरज और सबूरी आप बनाए रखें, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा में बहुत स्ट्रेंथ होती है। इनका 4 साल के बाद हो गया तो मेरा भी 4 महीने के बाद होना है, 5 महीने के बाद होना है, कभी साल के बाद होना है, पर होना ज़रूर है। तो ये श्रद्धा और सबूरी के साथ हमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में रहना है, हमें जम के रहना है। डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि हाँ। मेरे सिनेरियो में तो क्या था, मुझे प्रोडक्ट भी पता थी, हम्म। मुझे बायर भी पता था, हम्म। पर मैं उसको क्रैक नहीं कर पा रहा था, वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं था। कठिन था। हमने बिड भी किए टेंडर्स, पर जीत नहीं पाए। अच्छा, अगर मेरे स्टूडेंट्स या लिसनर्स को पता नहीं है टेंडर क्या होते हैं, टेंडर कोई बड़ी कंपनीज बाहर निकालती हैं। यूजुअली हम सोचते हैं इंडिया में कि गवर्नमेंट निकालती हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही निकाले। कोई भी बड़ी कंपनी बड़ी वैल्यू का अगर उनको चाहिए कुछ माल सामान या कुछ भी काम प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ भी चाहिए तो वो टेंडर निकालते हैं। टेंडर में वो अपनी क्वालिटी क्राइटेरिया रखते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने स्कोप वगैरह जो भी उनके होते हैं, स्केल ऑफ वर्क, सारी कुछ चीज़ें उसमें डिफाइन करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि अगर एक टेंडर ही कितने पेजेस का होता है हर्ष? 200 से 300 पेज का 200 होता से है। 300 पेजेस का टेंडर होता है। टेंडर पढ़ो तो पूरा इतिहास पढ़ या लिया हमने, ऐसा लगे हमें। तो टेंडर ही इतना बड़ा होता है और उस टेंडर को बिड करने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। हम एक हैं वैसा नहीं होता है। और टेंडर हमने सबमिट किया, उसके बाद वो इवैल्यूएट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज से इवैल्यूएशन होते हैं, आपका रेफरेंस चेक होता है, आपके कंपनी के बारे में जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, सोशली, एजुकेशनली, फ्रॉम प्रोफेशनली, सब सब एंगल से देखते हैं। and then even financially, and then they in front of everybody they open a tender जिसका सबसे क्वालिटी पैरामीटर्स मिलते हैं और सबसे कम रेट हो, यस, दैट इज द क्वालिफाइड टेंडर, वो पार्टी को ये टेंडर जाता है। तो इन्होंने ऐसे 2 टेंडर हासिल किए हैं अभी तक, विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड वो भी इंडिया में नहीं, बाहर बाहर हो बताइए गए। हर्ष, अभी आप तो बताइए। वो यही चीज़ थी कि जब हम देखते हैं कि आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं, और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के ऑयल एंड गैस सेगमेंट की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे टेंडर्स जो है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के रहते हैं। जिसका मतलब ये रहता है कि भाई ये इंडिया का टेंडर है, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का ही मैन्युफैक्चरर बिड करे। दुनिया में कहीं भी जगह पे कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है तो वो इसको आके बिड कर सकता है। अच्छा, तो जब हम कंपटीशन की बात करते हाँ, हैं, तो वी आर कम्पिटिंग विद द विद वर्ल्ड। वर्ल्ड, आज सो हमारे इन्होंने पूरे देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन, जो टेंडर इनका है, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हर्ष दवे या श्रद्धा इंडस्ट्रीज हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो टेंडर में इंडिया का है तो इंडिया ही बिड करे। Yes. उसमें रशिया भी आ सकता है, अर्जेंटीना भी आ सकता चाइना है, भी आ सकता चाइना है, भी आ सकता है, वियतनाम भी आ सकता है। कोई भी जिस देश में या फिर देश के नागरिक में इतनी कंपेटिटिवनेस है कि ये टेंडर वो जीते या कोशिश करे जीतने की, दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके बारे में हम हर्ष से अभी आगे सुनेंगे कि इन्होंने 2 टेंडर्स कैसे हासिल किए। तो इसमें ऐसा था कि आज जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारे टेंडर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और टेंडर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, yes. हर एक टेंडर के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, हर एक टेंडर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो तब जाके पता चलता है कि आज इंडिया के अंदर एक इंडियन बिडर को भी कुछ कुछ बेनिफिट्स रहते हैं जो हम एज अ मैन्युफैक्चरर एंजॉय करते हैं। पर जब हम किसी और मैन्युफैक्चरर के साथ, या मैं ऐसे कहने जाऊँ कि हम जब ट्रेडिंग का बिजनेस देखते हैं, आज कुछ चीज़ें हम खुद मैन्युफैक्चर करते भी नहीं हैं, फिर भी हम प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, तो उस उनके भी क्राइटेरिया रहते हैं कि अगर आपको ऐसा करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स है रहेगा। टेंडर में ही रहता है कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आप किसी और सप्लायर से लेके आप सप्लाई करने वाले हो, जैसे हमारे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं टेंडर के अंदर। तो उससे पता चला कि आज मैं अगर फॉरेन बिडर बन जाता हूँ रेदर देन इंडियन बिडर, मैं मेरे इंडियन नेशनलिटी को छोड़ देता हूँ, मैं इंडियन बिडर नहीं रहता हूँ, मैं एज अ फॉरेन बिडर अगर बीड करता हूँ तो मुझे एक कॉस्ट सेविंग रहता है, दूसरा इजी एक्सेस ऑफ फाइनेंस रहता है, और तीसरा रहता है मेरा प्राइसिंग। तो मैंने क्या किया, हमारे नज़दीक में यूएई के अंदर देयर आर फ्री ट्रेड जोन्स, और
वेरियस फ्री ट्रेड जोन्स है, तो उसमें से कोई एक फ्री ट्रेड जोन मैंने सिलेक्ट किया। उसके अंदर मैंने मेरी ब्रांच ऑफिस ओपन की, और मैंने जो चौथी बार जो सेम प्रोडक्ट के लिए जो टेंडर भरा, मैंने वो ब्रांच ऑफिस के थ्रू भरा, जिसमें रिमेम्बर चौथी बार या 3 टेंडर हम हार चुके थे, हमें नहीं मिले, पर चौथा टेंडर हमने एज अ फॉरेनर फॉरेन बिल्डर तरीके से दूसरी कंट्री में बैठ के भरा। भरा। तो और ये चौथी बार सेम प्रोडक्ट, सेम एंड यूजर, प्रोडक्ट भी सेम था, एंड यूजर भी सेम था। तो हमने इंडिया में रह के भी बीड किया, हमने जितना हो सके हमारा कॉस्टिंग पे वर्क किया, जितना हो सके हमारे फाइनेंसिस पे वर्क किया। कुछ बार ऐसा भी हुआ कि चलो लेट अस विन द टेंडर, जो भी कॉस्ट होगा देखा जाएगा, जो भी लॉस होगा तो देखा जाएगा, लेट अस बीड इट फ्रॉम इंडिया के अंदर रह के बीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब हमें पता चलता था कि यार अगर फॉरेन बीडर होते, फॉरेन बीडर जो भी आके ले जाते हैं टेंडर्स, फिर पता चला कि ये तो फॉरेन बीडर को ही जाता है कुछ चीज़ें, इंडियन बीडर्स को तो आता ही नहीं है। तो हमने स्टडी किया कि फॉरेन बीडर जब बीड करता है तो उनके क्राइटेरियाज क्या रहते हैं, और तब जाके पता चला कि ये ईज ऑफ फाइनेंस, जो उनके डिलीवरी शेड्यूल्स रहते हैं और उनका जो कॉस्टिंग रहता है वो अलग रहता है। तो आपने ये कौन सी कंट्री में बैठ के किया? हमने यूएई के अंदर किया, और यूएई के अंदर एक अमीरात है रस अल खैमा, और रस अल खैमा के अंदर फ्री ट्रेड जोन है, रस अल खैमा इकोनॉमी जोन, RAKEZ। हमारे जैसे SEZ इंडिया में है, वैसे फॉरेन कंट्रीज में फ्री ट्रेड जोन्स, खास करके UAE में। सो दीज आर फ्री ट्रेड जोन्स, यू आर गिवन स्पेशल फैसिलिटीज इन द जोन्स टू हैव योर ऑफिसेस, बट ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ही होते हैं। आप लोकल मार्केट में ये चीज़ें नहीं बेच सकते। जैसे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वैसे उसे FEZ बोला जाता है। अब आप ये मुझे रस अल खैमा में आपने इसकी ऑफिस बनाई, Yeah. and now are you what nationality do you have now? We are Indians. You are Indians. That's what I have to tell my viewers. Yeah. कि आप क्या हैं अभी? You are Indians, but on a foreign land you have opened an office. See, these are the fine lines जो आपको पढ़नी है और आपको समझनी है। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के अंतर्गत ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको बिड करना है तो ज़रूरी नहीं है कि एक मेरे देश में है तो मैं ही करूँ, मतलब मैं चाइना में हूँ तो चाइनीज़ ही करे, इंडिया में है तो इंडियन ही करे, रशिया में है तो रशियन ही करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ ओपन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, वो पूरे देश दुनिया में अलाउड है, कोई भी उसके लिए बिड करे। तो ये इन्होंने फाइन लाइंस पढ़ ली, और ये पढ़ के इसमें क्या चाहिए था, नेवर गिव अप, बी फोकस्ड, एंड मन में जो समझ लिया, मन ने जो इच्छा की वो खत्म करनी ही है। 3 बार टेंडर नहीं मिला, चौथी बार मिला, 5वीं बार भी बहुत मिला। सारे रिजेक्शन आए। हाँ, तो वो रिजेक्शन को भी सहन हजम करना पड़ा, और जितने रिजेक्शन आते गए उतना मैं स्ट्रांग होता गया, क्योंकि अब तो करना ही है। वेरी गुड। सी, ऑल रिजेक्शंस कैन मेक यू स्ट्रांग, सो वन हैज टू बी कि हमें फेलियर होना है, फेल हम होते हैं, हमें रिजल्ट कभी कभार नहीं मिलता है, पर वी डू नॉट बिकम अ फेलियर. Our circumstances have failed in some manner, but we as a person, as a human being, as a businessman, as an entrepreneur, never fail. This is what we have to learn from Harsh. और हर्ष आप आगे इसमें कैसे किया फिर आपने? तो फिर हमने वहाँ से बीड किया, वहाँ से जैसे हमको एंड यूजर कौन था? ONGC. So ONGC is an Indian company. Yes, Indian An national. Indian company, Indian national ONGC को इंडियन हर्ष नहीं अच्छे लगे। उनकी ऑफिस जब रस अल खैमा में गई तो उनको अच्छे लगे और उन्होंने ये टेंडर जीता। वेरी गुड, दिस इज समथिंग which we have learned for the very first time, and I'm sure the viewers are liking it. आपको भी ये नया एंगल, नया प्रोडक्ट पसंद आया होगा। उसके बाद हर्ष ये एग्जीक्यूट करने का टाइम क्या होता है? वो टेंडर के अंदर ही रहता है। जब हम टेंडर बिड करते हैं तब उसके पहले ही हमको पता होता है कि जब ऑर्डर प्लेस होगा उसके 60 डेज के अंदर डिस्पैच होगा, कितने लॉट हो गए। एक बड़ा टेंडर है, ये 3600 टन का टेंडर था, तो 3600 टन का टेंडर को 1800 टन के अंदर डिवाइड किया गया था। पहला लॉट 60 डेज में था, सेकंड लॉट उसके बाद के 60 डेज में था, वो हर एक चीज। और अगर आपने ये 60 डेज की डेडलाइन को 65 डेज कर दी तो उसमें भी क्लॉज रहता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस रहते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस कैसे रहते हैं उसका भी फॉर्मूला रहता है। हमारी एक स्टूडेंट है कहकशा करके, उनका भी वीडियो है। शी लॉस्ट हर फादर, डेट आ गई,
ऑर्डर कंफर्म हो चुका, एवरीथिंग कंफर्म हो चुका, डिलीवरी डेट भी आ गई, एवरीथिंग वाज साइंड एंड सील्ड, एंड हर फादर एक्सपायर्ड, एंड उनके उसके बाद तुरंत ही शी रिकवर्ड एंड शी गॉट हरसेल्फ टुगेदर, एंड अपनी कम्युनिटी की लड़कियों के साथ बैठ के उसने ये ऑर्डर पूरा किया। हिजाब का था, कुवैत भेजना था, एंड शी डिड इट ऑन टाइम। तो जो मुझे कहते हैं कि हम टाइम पे नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा मैसेज है कि टाइम पे ही करना चाहिए। पुश योर सेल्फ, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव दैट एनर्जी इन देम, दैट स्ट्रेंथ इन देम टू पुश योर सेल्फ। यहाँ पे सब कुछ रहता है, यहीं से काम करो। इम्पॉसिबल इज नथिंग। इम्पॉसिबल इज नथिंग। फिर हर्ष, अभी आप क्या कर रहे हो? ये तो आपका हो गया, डिलीवरी हो वो गई, हो अभी गया सब, वो प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते हैं। सिमिलरली जब उसके साथ और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ओके, जब हम फॉरेन बिडर होके इंडिया के अंदर हम बिड कर सकते हैं, तो हम जो इंडिया के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं उसका क्या। वेरी तो गुड। उसके लिए हमने इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन कंट्रीज को टारगेट किया। तो सबसे नज़दीक आता है यूएई। यूएई में मैंने देखा तो कुछ चीज़ों से मैं पीछे हट रहा था, कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी, तो मैंने यूएई का मार्केट छोड़ दिया। फिर फॉर सर्टन टाइम हमने इजी एक्सेस मुझे मिल रहा था ओमान में, तो हमने ओमान में गया। मैंने पहले भी कहा कि हमारी इंडस्ट्री में जेस्टेशन टाइम बहुत बहुत लंबा लंबा होता है। है। तो कुछ कंट्रीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग रहते हैं। इंडिया के जो ओएनजीसी या ऑयल इंडिया के जो टेंडर्स रहते हैं, उनके रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेड रहते हैं, उनके हिसाब से रहते हैं। कुछ कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा कहते हैं कि पहले आप प्रोडक्ट अप्रूव कराइए, और अगर आप ये अगर 2019 का कोई एक टेंडर है, उसके अंदर आप प्रोडक्ट अप्रूव कराइए, तो 2020 या 2021 में जब सेम प्रोडक्ट का टेंडर आएगा, तब हम आपको इनवाइट करेंगे। हाँ, तो वो जेस्टेशन टाइम बहुत बहुत लंबा, लंबा एंड रहता तब है। तक तो वो प्रोडक्ट भी शायद चेंज भी हो गई हो, चेंज क्या हो पता, सकती है, रिसर्च भी आ गई यस। हो। और हमने जो प्रोडक्ट अप्रूव करवाने की जो प्रोसीजर रहती है, सैंपल्स भेजो, सैंपल वो उनकी लैब में टेस्ट होता है, उसके बाद वो उनको फील्ड ट्रायल के लिए कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ता है, नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उसका पैकेजिंग का, उसका फ्रेट का, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का, वहाँ पे डिलीवरीज का सारा कॉस्टिंग हमें बेयर करना रहता है। और वो प्रोडक्ट देने के बाद जब अप्रूव होता है, तो उसके बाद हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना पड़ता है कि हमारा कब टेंडर नेक्स्ट टेंडर आए और हम बिड या करें ट्रू, उसको। वेरी एक्साइटिंग। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में बात करते रहते हैं कि हमने एलसी खोली, हमने बायर वेरिफिकेशन किया, हमने सप्लायर का वेरिफिकेशन किया, अगर इंपोर्ट का केस है तो हमने ईसीजीसी का कवर लिया। ये हर्ष दवे, श्रद्धा इंडस्ट्रीज जो काम कर रही है, वो बहुत ही अलग है ये सारी चीज़ों से, क्योंकि ये टेंडर बेस्ड है। टेंडर में आपकी कंपनी का ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेट का हो जाता है, और सामने वाली कंपनी जो है, जो आपसे खरीदना चाहती है, जैसे ओएनजीसी, तो वो ओएनजीसी के पास इतने पैसे हैं कि आपको ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे पाए। सो हियर देर इज नथिंग लाइक पेमेंट टर्म्स एंड इनको टर्म्स। हाँ, इनको टर्म्स रहती है कि आप कैसे माल भेजोगे, पर सिर्फ वही है, पेमेंट टर्म्स टेंडर के अंदर लिखी हुई होती है, और वही टर्म्स के हिसाब से आपको सप्लाई करना है माल, और उसी हिसाब से आपको पेमेंट मिलना है। वो शेड्यूल में ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो आपको पर भी पेनल्टी लग सकती है, और पेरेंट कंपनी जिसने टेंडर खोला है, ओएनजीसी हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, उसको भी इंटरेस्ट के साथ पैसे देने पड़ते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी डिफरेंट। पर हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए यहाँ पे कि हर्ष को फैमिली बैकग्राउंड थी, हर्ष हैड द फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ फिनेंस मैं बोल सकती हूँ दूसरी कंट्रीज में जाके, पर इनके पास वैसे भी ईज ऑफ फिनेंस था, उन्होंने ये प्रोडक्ट चूज की। हर कोई के साथ ये प्रोडक्ट हो और हर कोई इस प्रोडक्ट में सक्सेसफुल हो ज़रूरी नहीं है, एंड हर कोई ये प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकता। यू नीड टू हैव अ बैकिंग, you need to understand oil and gas industry before you enter into this for any product, any chemical or any machinery part. So this is a difference between हम जब अनियन का एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर हम जब प्लास्टिक का एक्सपोर्ट करते हैं, हम हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर हम फार्मास्यूटिकल आइटम्स का एक्सपोर्ट करते हैं, और ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री, ये दीज आर डिफरेंट सिचुएशंस।
एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज वन इंडस्ट्री विच विल ऑलवेज कीप यू ऑन टोज। आपको यस सीखते रहना है ये चीज को। सो आप FTP मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सारी चीजें आप DGFT की साइट पे, commerce.gov.in, इंडियन ट्रेड पोर्टल, trademap.org, जी ये सारी साइट्स पे आप न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन कीप गेटिंग द अपडेट्स, और ये अपडेट्स आपको आगे राह दिखा सकता है। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना हम्म, चाहूँगा कि जो हर एक कंट्री करती है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ओके। आज जैसे बीच में अभी रिसेंटली एक इश्यू हुआ था जब हमारा फाइटर प्लेन के जो हमारे पायलट थे, तो उनको उनके बाद जब इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशनशिप में थोड़ी ऊपर नीचे हाँ हुआ था हाँ हाँ इश्यूज, तब बीच में हमने सुनाई दिया था कि कुछ कुछ चीज़ों में पाकिस्तानी ओरिजिन के गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी नहीं या कम लगी। लगती थी, हाँ उसके ऊपर लगनी चालू अब हो हाँ गई। डबल हाँ 200% थी, 200%, राइट? यस। तो इंडिया के अंदर टेक्सटाइल सेगमेंट को इतना बूस्ट मिला था उससे, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो कंट्रीज या पाकिस्तान से आती थी वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कॉस्टली होने लगी, तो जो इंडिया का मार्केट था वो उसमें बेनिफिट हो गया। तो आज जब मैं एक एक्सपोर्टर के नज़रिए से मेरे बिजनेस को देखता हूँ, तो मुझे भी देखना पड़ता है कि आज ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज है उसके अंदर कब कौन से टाइम पे क्या स्टेटस आता है, क्या क्या स्टेटस स्टेटस है? जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल, अभी वेरी रिसेंटली अमेरिका हैज विड्रॉन द GSP हम्म। फॉर इंडिया। सो इंडिया इज नो लॉन्गर अ प्रेफर्ड कंट्री, यस और यहाँ पे इंडियन माल जो जाएगा USA में उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे अमेरिकन कंट्री। सो ये चीज़ जो है उससे फायदे भी है नुकसान भी है। यस सो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। ये डोमेस्टिक बिजनेस से बहुत ही डिफरेंट है। एंड ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हम जो दुकान खोल के बेचते हैं या E-कॉमर्स जो हम वेबसाइट खोल के बैठते हैं, इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही डिफरेंट है। यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप स्टडिंग। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, एक बार आप अपने आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, चाहे यस किसी की भी मदद लीजिए, पर एक बार आपने अगर एक्सपोर्ट कर लिया तो दूसरी कोई भी प्रोडक्ट आप आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और ट्रिपल IEM तो रहता ही है। टू अगर मैं एलिफेंट। खुद भी आता था कि मुझे अगर आपने जैसे बोला कि ONGC है तो पेमेंट का सिक्योरिटी है ही, कभी फिर भी ONGC LC ओपन करता है, हाँ फिर भी उनके पेमेंट श्योरिटी रहता है। ONGC कहता है कि ओके वी आर कैश रिच कंपनी, हमारे पास पैसा है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम LC में नहीं करेंगे, हम LC में भी कर सकते हैं। तो वो लोग LC में भी टेंडर एग्जीक्यूट करते हैं। तो कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जो मुझे नहीं समझ में आती थी या मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता था मेरे अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं यहाँ पे आ जाता था, दीपक सर से बात करता था, भाटिया सर से बात करता था, आरिफ सर से बात करता था। एंड ऑल ऑफ देम आर वेटरन्स इन एक्सपोर्ट यस इंपोर्ट, वो यस लोग आज सब माहिर हैं ये मैं फील्ड में। तो हर्ष, आप क्या बोलना चाहोगे हमारे ये यूथ को, ये जनरेशन को? आप तो 3-4 साल पहले पढ़ चुके, अभी भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यस और देर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ लॉस, एक्सपोर्ट कैसे करूं कैसे करूं, करना है। तो आप क्या बताना चाहोगे ऐसे बच्चों को या ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे कोलीग्स को? बहुत सिंपल चीज़ है मैम। जब हम छोटे थे तब हमें साइकिल अच्छी लगती थी, हमें साइकिल चलानी थी। हम साइकिल जब चलाते थे तब हम देखते थे कि हमारे से बड़े लोग जो है वो असिस्टेंट्स जो 4 पहिए वाली साइकिल रहती थी, जो लास्ट पहिए में 2 एडिशनल पहिए रहते थे, उनके बगैर चलाते थे फिर, और हमारे पेरेंट्स ने सेफ्टी के लिए हमें दो वो और 2 पहिए और दिए। पहिए लगा के दिए थे। पर हमारा डायरेक्शन, हमारा जो सोच, हमारा जो नज़रिया रहता था वो 2 पहिए वाली साइकिल ही चलाने का रहता था। तो हमें वो रिस्क लेना पड़ा था। हमें कभी कभार वो पहिए निकाल के भी चलाना पड़ता था, कभी हम गिरे भी है, लगी भी है, डॉक्टर के पास गए भी है, इंजेक्शन भी लिया ये है। है। पर अल्टीमेटली हर एक बंदे ने वो 2 पहिए पे साइकिल चलाई है। और 2 पहिए पहिए से से लेके के स्कूटर पर गए, गए स्कूटर से लेके कार कार तक तक गए। गए। एस्पिरेशंस होते हैं, हमें पता है कि मुझे ये करना है, और हमें पता है कि ये करने के लिए मैं गिरूंगा, मुझे चोट लगेगी, पर फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट रहता है। सिमिलरली आज जो भी स्टूडेंट्स है जो IIIM में पढ़ रहे हैं या एस्पिरेंट्स है जो आना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं,
एक चीज श्योर शॉट है, डर लेके बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लोगे तो रिटर्न आएंगे। सामने से कोई आके ऐसा नहीं कहेगा कि ये लीजिए ऑर्डर, ये लीजिए सप्लायर, आप वहां से ले लीजिए, हमें ये दे दीजिए। ऐसा कभी नहीं होने कभी वाला है। नहीं होता है। तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैंने खुद ने 12-12, 16-16 घंटे स्टडी किया है, बायर के साथ नेगोशिएट किया है। टाइम डिफरेंस रहता है, तो टाइम डिफरेंस में भी इंडिया में रात होती है, तो मैं जाग के उनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। सुबह को 4 बजे सोता हूँ, अगेन दूसरे दिन ऑफिस रहता है। तो वो करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये मैं चीज़ करूँगा तो आगे का पिक्चर क्या होने वाला है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले किसी एक मोटिवेटर हैं जो मुझे उनका सॉरी आई एम रियली सॉरी मैं नाम भूल चुकी हूँ, पर मैंने उनकी वीडियो देखी और उन्होंने ये बोला है कि हर एक इंसान ने चाहे फिर वो अंबानी हो, बिल गेट्स हो, कोई भी इंसान हो, सबने नाराज़गी थोड़ी सी अपने बिजनेस में फेलियर्स देखे ही ये देखे देखे हैं है। और उसी सीढ़ी से वो ऊपर चढ़े हैं। हौसला बनाए रखें, फिर आगे बढ़े हैं। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान, वी कैन नॉट कॉल हिम ह्यूमन बीइंग, वी मस्ट कॉल हिम अ गॉड, है जिन्होंने कभी असफलता का सामना नहीं किया है, वो है हनुमान जी। अभी कई लोग हनुमान जी में माने या ना माने, मैं कोई रिलीजियस बात यहाँ नहीं करने आई हूँ, पर एक ही चीज़ हनुमान जी की उन्होंने बताई, जैसे कि वो हर हमेश खुश रहे और सल्यूशन के बारे में सोचते रहे। पूरी रामायण की बात उन्होंने बताई, पर मैं उतने में नहीं जाऊँगी। खुश रहो और जो भी आपके हालात हैं एक्सेप्ट करो और सल्यूशन ढूंढो। When you do business with your head, you always win. निराशा को भी आप आशा में बदल सकते हो अगर आपने दिल का इस्तेमाल नहीं किया। डू नॉट लिसन टू योर हार्ट। हार्ट लॉस के बारे में सोचेगा, दिल है वो सॉफ्ट है, और दिमाग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क को कैसे ओवरकम करने के सॉल्यूशंस ढूंढता रहेगा। प्लीज बी फोकस्ड, प्लीज हैव अ स्ट्रॉन्गर हार्ट एंड अ शार्प माइंड। ये चीज हम हर्ष से सीखे हैं आज। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, टाइम लगता है पर हो जाता है। Very good. Thank you so much, Harsh. थैंक्स मैम। A different product and a different person. Very good, very good. It was really Sure. amazing talking with you today. Sure. Thanks, ma'am. Thank you all. Thank you. Thanks a lot.